Good morning, students. This is class 8. Subject is science, chapter number 5. The name of the chapter is coal and petroleum. Coal means कोयला, petroleum means खनिज तेल. जब हम लोग पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, कैरोसिन बनता है, डीजल बनता है. जो गाड़ियाँ चलती हैं, जिससे व्हीकल से सारे चलते हैं, सब बच्चे जानते हैं इसके बारे में. तो हम लोग इस लेसन में इसी कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे. वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स सच एज एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स. हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत के लिए, बेसिक नीड अपनी ज़रूरत के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी और खनिज. सिंस ऑल दिस ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर. ऑब्टेन माने पाया जाता है. ये सारी चीज़ें तो नेचर यानी प्रकृति से पाई जाती हैं. दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. इसीलिए इसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधन. ये नेचुरल रिसोर्स इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल द अर्थ that allows the existence of the life and satisfies the needs of all living organism. Natural resource प्राकृतिक संसाधन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये जो इस पृथ्वी से प्राप्त होती है और जिससे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, सबकी ज़िंदगी इसी पे डिपेंड करती है या इसी पर निर्भर करती है. एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ यानी जीवन का होना, किसी चीज़ का अस्तित्व एग्जिस्टेंस कहलाता है. सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये जो साधन है, ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं, ये हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूरा करती हैं. While progressing the science, mineral resources have become the part of the modern living. अब जैसे जैसे शुरू से लेकर आज तक साइंस यानी विज्ञान ने बहुत सी तरक्की की है. मिनरल रिसोर्सेज हैव बिकम द पार्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग. और मिनरल रिसोर्सेज ये जो संसाधन हैं, खनिज संसाधन जो हैं, ये हमारे मॉडर्न लिविंग मतलब आजकल के आधुनिक जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं. मिनरल फ्यूल्स इंक्लूडिंग मिनरल फ्यूल है खनिज ईंधन. ईंधन हम लोग क्या किसे कहते हैं? देखिए, फ्यूल हम लोग किसे कहते हैं? जिस चीज़ को जलाकर खाना पकाया जाता है या मशीनें चलाई जाती हैं, फैक्ट्री में चलाया जाता है या उससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है, हाँ, और गाड़ियाँ चलती हैं, इसको हम लोग कहते हैं ईंधन या फ्यूल. इसी चीज़ को हम लोग फ्यूल कहते हैं, हम लोग ईंधन कहते हैं. तो ये जो फ्यूल है, इसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द हीट, लाइट एंड जनरेट पावर. अभी वही मैंने बताया, वही चीज़ बता रहे हैं. कोयला जलाकर देखिए खाना भी पकाया जाता है, लाइट का भी प्रयोग किया जाता है. पहले आपने सुना होगा कि ट्रेनें जो हैं वो कोयले से चलती थीं. अभी भी बहुत सारी फैक्ट्रीज कोयले से चलती हैं. ऑयल तेल से भी गाड़ियाँ चलती हैं. नेचुरल गैस जो होता है, देखिए आप लोग जानते हैं, सीएनजी के रूप में यूज़ किया जाता है. गाड़ियों में लगा रहता सीएनजी, उससे गाड़ियाँ चलती हैं, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है. दूसरा नेचुरल गैस देखिए, हम लोग एलपीजी, हम लोग जब सिलेंडर में भरकर खाना पकाते हैं, सिलेंडर में भरकर जो हम लोग खाना पकाते हैं, वो भी नेचुरल गैस है. प्रोवाइड हीट, हम लोग को हीट देता है, लाइट देता है. और जनरेट पावर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है. Minerals also provide the raw materials for the finished goods such as the car, refrigerator and machine. Minerals मतलब खनिज. जो खनिज क्या है? खनिज में हम लोग क्या करते हैं? खनिज में हम लोग का लोहा, कोयला और जितने भी धातु हैं वो भी खनिज कहलाते हैं. जितने भी धातु हम लोग पर प्रयोग करते हैं, जैसे है सोना है, एल्युमिनियम है, ब्रास है, आयरन है, ये सारे धातु कहलाते हैं. ये सब मिनरल खनिज में आते हैं. प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर द फिनिश्ड गुड्स सच एज कार. अब ये हमें कच्चा पदार्थ, रॉ माने कच्चा पदार्थ देते हैं, जिससे हम लोग फिनिश्ड गुड उन चीज़ों को बनाते हैं. तो उन चीज़ों से क्या बनता है? देखिए, कार बनती है, रेफ्रिजरेटर बनता है, सारी मशीनें बनती हैं. तो हम सभी जानते हैं मिनरल खनिज से बनता है. लोहा है, एल्युमिनियम है, धातु है, सारे उसी सबसे कारें बनती हैं, रेफ्रिजरेटर बनते हैं, सारी गाड़ियाँ बनती हैं, यहाँ तक कि एरोप्लेन वगैरह भी बनता है. मेनी इंडस्ट्रीज लाइक फिशिंग. अब बहुत सारे
उद्योग, इंडस्ट्रीज मीन्स उद्योग होता है। उद्योग आप जानते हैं जिसको कारखाना कहते हैं। जैसे फिशिंग, अब फिशिंग भी एक उद्योग है, मछली पकड़ना। माइनिंग, खान खोदना, जो खान खोद कर सोना निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है और कोयला निकाला जाता है, उसे माइनिंग कहते हैं। हंटिंग, शिकार करना। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी एक इंडस्ट्री है, कृषि। एंड फॉरेस्ट्री, और फॉरेस्ट में बहुत सारा काम होता है। फॉरेस्ट में आप जानते हैं सारी चीज़ों को, दवाइयों को इकट्ठा किया जाता है, लकड़ी काटने का भी बहुत सारा काम किया जाता है। ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट्री में की जाती हैं। रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व माने घूमता है, अराउंड द सेंसिबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। सेंसिबल यूज माने दिमाग से, अपने दिमाग से अच्छी तरह से इन नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करना। इन प्राकृतिक संसाधनों को हम अपने दिमाग, अपनी बुद्धि से ठीक से हम लोग प्रयोग करें और इन सब इंडस्ट्रीज में लगाएं, इन सब उद्योगों में लगाएं, जिससे कि मनुष्य की बेसिक नीड्स यानी कि जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। Make a list of the various things we use in our daily life to classify whether they are obtained from the natural and the man-made resources. अब आप एक लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट बनाइए आप, और लिस्ट बनाकर आप डेली यूज में आप क्या क्या चीज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, उनको क्लासीफाई कीजिए। ऑब्जेक्ट में मटेरियल, नेचुरल और मैनमेड। कौन सी वस्तु या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें लगी, क्या पदार्थ लगा है, और वो नेचुरल है कि मैनमेड है, आप इसको देखिए। अब रोज़मर्रा के जीवन में हमारे क्या यूज़ हो रहा है। मान लीजिए कि मैंने अभी खाना पकाने से, मैं किचन से अगर शुरू करती हूँ, तो किचन में हमारे एलपीजी गैस लगा, ठीक है ना। तो एलपीजी गैस सिलेंडर लगा। सिलेंडर के लिए मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज किया, तो हम लोगों ने लिए सिलेंडर यूज़ किया, उसमें एलपीजी गैस है, मटेरियल है। और नेचुरल है कि मैनमेड है, मनुष्य ने बनाया है कि नेचुरल है, तो ये नेचुरल है क्योंकि वो ज़मीन से खोद के निकाला गया। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। अब बाकी आप अपने घर में आपके क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसको आप देखिए और अपने आप क्लासीफाई करके लिखिए। टू अंडरस्टैंड द नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को समझना, प्राकृतिक संसाधन को समझना। In the light of the availability of the various resources in the nature, natural resources can be broadly classified into two types. अब जो हम लोग अवेलेबिलिटी का मतलब होता है प्राप्त हो रही है, जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं वेरियस रिसोर्सेज, हमारे इस प्राकृतिक संसाधन से, ये जो प्रकृति से जो हमें संसाधन प्राप्त हो रहा है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकता है, जो फिर से ख़त्म हो जाए लेकिन फिर से आ सकती है, और नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार जो एग्जॉस्ट हो गया, एक बार जो ख़त्म हो गया, उसे हम फिर से नहीं ला सकते। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल का मतलब हम लोग उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल मतलब कि वो एग्जॉस्ट नहीं होता है, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर सोर्सेज दोज दैट आर प्रेजेंट इन द अनलिमिटेड quantity in the nature and those again we replace themselves over the time. Renewable resources हम लोग उसे कहते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में, यानी कि अथाह, बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में इस नेचर में, यानी कि इस प्रकृति में पाए जाते हैं, और वे रिप्लेस होते हैं, यानी अपनी उनकी जगह पर बहुत सारा समय बीतने पर, जैसे समय बीतता है वो उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देते हैं, यानी उनको हटा के अपनी जगह बना लेते हैं। एक जब खत्म हुआ दूसरा आ गया, उसको रिप्लेस करना कहते हैं। दिस रिसोर्सेज आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। मनुष्य की क्रियाकलापों के द्वारा इन रिसोर्स, इन प्राकृतिक संसाधनों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, एग्जॉस्टेड नहीं होते, खत्म नहीं होते। दे आर अनलिमिटेड, वे प्रचुर मात्रा में हैं, असीमित, अनलिमिटेड असीमित हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, इन्हें इनएग्जॉस्टेबल यानी न खत्म होने वाले रिसोर्सेज, संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर इन द रिवर ऑन द एंड इन ए वेल में बी ड्राई अप बट व्हेन इट रेन्स इट रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड मतलब फिर से आ जाना, क्षतिपूर्ति होना, भरपाई होना, रिप्लेनिश्ड। अब एग्जाम्पल में देखिए, पानी
है, नदियों में पानी है, कुएं में पानी है, झील में पानी है, खत्म हो गया, सूख गया, धूप आई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, सूख गया, लेकिन फिर बरसात आएगी, फिर पानी भर जाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। These resources can be used over and over again। और ये जो रिसोर्सेज, ये संसाधन जो है बार बार ये यूज होते रहते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर पानी आ जाता है। सन एंड द विंड आर द सम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। सूरज की धूप हम कह तो नहीं सकते आज हमने सूरज की धूप ले ली तो कल नहीं मिलेगी, या आज हमने हवा में सांस ले ली तो कल हमें नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। सूरज की धूप जो ये हमेशा हमें मिलती रहेगी, विंड हवा हमेशा मिलती रहेगी, ये इनएग्जॉस्टेबल है या ना खत्म होने वाले ये संसाधन है। सिमिलरली उसी प्रकार प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड इन द नेचर। इसी प्रकार से प्लांट्स, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, वो कभी भी इनएग्जॉस्ट नहीं हो सकते, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। अगर एक पेड़ मर जाता है या खत्म हो जाता है या काट दिया तो उसके जगह दूसरे पेड़ खड़े हो जाएंगे, दूसरे नए पेड़ लगाए जा सकते हैं, दूसरे पेड़ आ जाएंगे। पर जानवर है, एक जानवर मर जाएगा, दूसरा जानवर पैदा हो जाएगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये इनएग्जॉस्टेबल कहते हैं हम लोग इसे। अब दूसरा आया नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब इसके रिन्यू नहीं हो सकता है, ये फिर से नहीं बनाया जा सकता। एग्जॉस्टेबल है यानी खत्म हो सकता है ये। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर लिमिटेड इन द नेचर, कैन नॉट बी रिप्लेस देमसेल्व्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसे कहते हैं जो लिमिटेड हैं, जिनकी इस नेचर, इस प्रकृति में जिनकी मात्रा या जिनकी संख्या सीमित है और ये रिप्लेस नहीं किए जा सकते, इनको इनकी जगह दूसरा कुछ नहीं ले आ जा सकता। They can be exhausted by the human activities। मनुष्य के क्रियाकलापों से ये खत्म हो जाते हैं। As they are limited, they also called the exhaustible resources। ये लिमिटेड है, ये सीमित है, इनकी मात्रा सीमित है, इसलिए इन्हें एग्जॉस्टेबल कहा जाता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है एग्जॉस्टेबल है यानी खत्म होने वाले संसाधन है, विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। एक बार कोयला जल गया या नेचुरल गैस ये सिलेंडर का खत्म हो गया या फिर पेट्रोलियम तेल गाड़ी में डाल के तेल जला दिया तो क्या हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या हम उसे लेबोरेटरी में बना सकते हैं कि तेल खत्म हो गया, लैब में गए, साइंस लैब में गए, बना लिया? नहीं बना सकते। इसीलिए इसे हम लोग एग्जॉस्टेबल कहते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ द ईयर फॉर द डेड ऑर्गेनिज्म टू गेट द कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। तेल, कोयला, पेट्रोलियम जो होता है, नेचुरल गैस जो होता है, इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। जो जीव जंतु मर जाते हैं उनके जीवाश्म, उनके फॉसिल्स से ये तेल बनता है, ये नेचुरल गैस बनता है, ये कोयला बनता है, पेड़ पौधों के मरने से बनता है। तो क्या इतनी जल्दी बन सकता है, तैयार हो सकता है? नहीं। इसलिए हम लोग इसे एग्जॉस्टेबल कहते हैं यानी खत्म हो जाने वाले संसाधन। फ्यूल्स माने ईंधन। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस यूज फॉर बर्निंग एज फ्यूल। जितने भी सब्सटेंसेस या पदार्थ है जिसको हम लोग जलाते हैं उसे हम लोग फ्यूल या ईंधन कहते हैं। ए फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन बर्न टू रिलीज एनर्जी। फ्यूल ईंधन होता है, एक पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और जलता है, तो इससे एनर्जी यानी कि ऊर्जा निकलती है। सम कमोडिटी यूज्ड एज द फ्यूल। अब कुछ वस्तुएं, कमोडिटी वस्तुओं को जलाया जाता है, जैसे वुड, लकड़ी, कोल, कोयला, डंक केक्स, गोबर का कंडा बनते हैं वो, और केरोसिन ऑयल होता है ना जिसे जलाया जाता है। एलपीजी मैंने अभी आपको बताया जो सिलेंडर में डाल के हम लोग यूज़ करते हैं। गैस, पेट्रोल और डीजल आप सब जानते हैं जिससे गाड़ियाँ चलती हैं। ये सारे जो हैं ये सब जलाया जाता है, इससे हम लोग, ये हमें फ्यूल देता है, ईंधन देता है। वुड इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल। वुड, लकड़ी को जला के देखिए, प्राचीन काल से ही लोग लकड़ी को जलाकर खाना पकाते थे। अभी भी बहुत जगहों में जहाँ गांव है वहाँ पे लोग लकड़ी जलाकर उस पर खाना पकाते हैं। वी यूज फ्यूल फॉर कुकिंग, हीटिंग इन द ऑटोमोबाइल्स फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग फ्यूल का प्रयोग खाना पकाने के लिए करते हैं, गर्म करने के लिए करते हैं। ऑटोमोबाइल माने सारी गाड़ियाँ, जितनी तरह की गाड़ियाँ हैं कि पेट्रोल डीजल से चलती हैं, और जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी जिसे बिजली पैदा करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अब आया फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जीवाश्म।
जो वो अभी मैंने आपको बताया, जो जीव या पेड़ पौधे जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं और लाखों सालों के बाद जो फ्यूल बनता है उसको हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल। एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द फ्यूल्स आर द फॉसिल फ्यूल। ये जो है बहुत ज़रूरी एक कैटेगरी है कि दीज आर द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ द एनर्जी बीइंग वाइडली यूज टुडे। ये कन्वेंशनल यूज है, प्राकृतिक रूप से, रीतिगत रूप से है, इसे बहुत दिनों से ये चलता आ रहा है। ये एनर्जी है जो वाइडली बहुत ज़्यादा हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। कोल, नेचुरल गैस एंड द क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम वर formed from the dead plants and the animals through extremely slow natural processes that took millions of the year took होगा कोयला है, नेचुरल गैस है और जो क्रूड ऑयल होता है जिसे हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, ये डेड प्लांट, अभी आपको मैंने बताया कि लाखों साल तक डेड प्लांट्स और एनिमल्स धरती के नीचे दबे रहते हैं और उसी से ये फॉसिल फ्यूल बनता है। इसको बनने में लाखों साल लगते हैं। दे आर कॉल्ड, इन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जीवाश्म के ईंधन। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द एग्जांपल्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल। कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल के उदाहरण हैं। दे आर एनर्जी रिच, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। कंबस्टेबल ने दहनशील या ज्वलनशील, जो जिसके अंदर जलने के गुण होते हैं। फॉर्म कार्बन एंड कंपाउंड ऑफ द कार्बन, जिससे कार्बन या कार्बन के यौगिक पैदा होते हैं या बनते हैं। कोयला, कोल इज ए सॉलिड फ्यूल विच इज ब्लैक इन कलर एंड इज हार्ड लाइक स्टोन। कोयला आपने सबने देखा होगा, कोयला काला काला सा होता है, बिल्कुल बहुत हार्ड होता है, स्टोन की तरह दिखता है। इट इज ऑब्टेन बाय माइनिंग, माइनिंग माने खान खोद के इसको निकाला जाता है। इट इज मेड ऑफ द हाईली कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, और ये बहुत ज़्यादा दहनशील एक वस्तु है, पदार्थ है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वेरिंग अमाउंट ऑफ द सल्फर इसमें पाया जाता है। As coal mainly contain the carbon, the slow process of the conversion of the wood into coal is called the carbonization. कोयला जो होता है उसमें कार्बन होता है और स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे, बहुत धीरे प्रक्रिया होती है कन्वर्जन ऑफ द वुड। लकड़ी को कोयला में बनने में बहुत समय लगता है, धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती है जिसे कार्बनाइजेशन कहते हैं। व्हेन हीटेड इन द एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब ये हवा में ये इसको गर्म किया जाता है तो कोयला जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है अलोंग विद द हीट एनर्जी। साथ में हीट एनर्जी, ऊर्जा, जो ताप ऊर्जा भी निकलती है। इट इज मेनली यूज्ड इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी इन द पावर स्टेशन। जहाँ पे पावर स्टेशन होता है वहाँ पे बिजली की उत्पत्ति होती है, बिजली बनाया जाता है इसी के द्वारा। इन द वर्ल्ड्स मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, पूरे संसार में ये जो मेन सोर्स है एनर्जी का, जिसके द्वारा कोयले से ही बिजली बनाई जाती है, पूरे संसार में इसका उपयोग होता है। फॉर्मेशन ऑफ द कोल, फॉर्मेशन माने बनना, कोयला कैसे बनता है। Coal was formed millions of the years ago when the earth was covered with the huge swampy forest where the plants, giant ferns and the mosses grew. अब कोयला कैसे बनता है ये सुनेंगे हम लोग। लाखों साल पहले जो ये धरती हमारी थी, लाखों साल पहले की बात हो रही है, लाखों साल पहले ये हमारी धरती ह्यूज स्वाम्पी फॉरेस्ट, स्वाम्पी मतलब दलदली जहाँ पानी रहता है, इसे फॉरेस्ट से घिरा हुआ था और वहाँ पे बहुत तरह के पेड़ पौधे थे। जाइंट फर्न, जाइंट माने बहुत बड़े बड़े फर्न के पेड़ थे, मॉसेस थे, काइयाँ थी और बहुत सारे पेड़ पौधे उगते थे। एज द प्लांट ग्रू सम डाइड एंड फेल्ट इन द स्वाम्पी वाटर, सारे पेड़ उगे, उगने के बाद कुछ पेड़ वहाँ मर गए, गिर गए। गिरने के बाद क्या होता है, ये पेड़ जो हैं इसी स्वाम्पी वाटर मतलब इसी दलदल में दब गए। न्यू प्लांट ग्रो अप टू टेक देयर प्लेस एंड व्हेन दीज आर डाइड मोर प्लांट ग्रू। उसके बाद नए प्लांट फिर जन्म लिए, नए प्लांट ने जन्म लिया तो फिर वो मर गए, उनकी जगह फिर नए प्लांट आ गए, फिर नए प्लांट ने जन्म लिया। तो ये प्रक्रिया चलती रही और वो दलदली था ही तो दलदल में वो सब दबते गए। एज द टाइम पासेस देयर वाज अ थिक लेयर ऑफ द डेड प्लांट रॉटिंग इन द स्वैम्प। अब क्या हुआ, एक के बाद एक लेयर उस पर बनता गया, एक लेयर बन रहा, दूसरा लेयर बन रहा, उसके ऊपर लेयर बनता जा रहा है। पौधे बड़े हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर जा रहे हैं, फिर दब जा रहे हैं, उसकी जगह फिर पौधे जन्म ले रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर दब जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो लेयर बनता गया है
स्वamp में, दलदल में, द surface of the earth changes and the water and the dirt washed in, so stopping the decaying forest. अब क्या हुआ, जो सरफेस था, ऊपर की जो धरती थी, वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो बदलता गया. वाटर एंड डस्ट, जहाँ पे पानी था और मट्टी थी, वो धीरे धीरे वॉश होता गया, लेकिन साफ होता गया. स्टॉपिंग डिकेन प्रोसेस, अब उनका सड़ने का प्रोसेस जो है वो बंद हो गया. मोर प्लांट ग्रू अप बट दे टू डाइड एंड फेल फॉर्मिंग सेपरेट लेयर. अब क्या हुआ, और भी पेड़ पौधे जन्म लिए, लेकिन वो गिरे तो उनसे उन्होंने अलग एक सेपरेट, मतलब अलग उनका एक लेयर बन गया. After million of the years, many layers had formed, one on the top of the other. इसी तरह से लाखों साल के बाद एक लेयर बनता गया और एक के ऊपर एक. The weight of the top layer and the water dirt packed down the lower layer of the plant matter. जो वेट था ऊपर सबसे ऊपर का जो लेयर, टॉप लेयर बन रहा, वो नीचे के लेयर पर दबाव डाल रहा था. हीट एंड प्रेशर प्रोड्यूस द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस इन द प्लांट लेयर. अब क्या हुआ, जब वो धरती के नीचे दब गए तो धरती के नीचे उनको गर्मी मिली, सब लोग जानते हैं. और लाखों साल पहले तो धरती और भी गर्म थी, उसके अंदर से गर्मी मिली और उसमें प्रेशर पड़ा. प्रेशर मतलब दबाव पड़ा, तो प्रोड्यूस्ड केमिकल एंड फिजिकल चेंज. इससे एक रसायन और फिजिकल चेंज उसके अंदर हुआ प्लांट लेयर में, विच फोर्स्ड आउट द ऑक्सीजन एंड लेफ्ट रिच कार्बन डिपॉजिट. अब उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन तो निकल गया, पौधे में ऑक्सीजन निकल गया, तो बचा क्या, कार्बन बचा, और वो कार्बन डिपॉजिट हो गया, यानी कि इकट्ठा हो गया. विद द पैसेज ऑफ द टाइम द मटेरियल दैट हैड बीन वरीड एज द डेड प्लांट बिकम कोल. और पैसेज ऑफ द टाइम, समय के बीतने के अनुसार जितने भी पदार्थ थे वो सारे दब गए, बरीड मने दब गए, डेड प्लांट के रूप में, और वो कोयला बन गए. टाइप्स ऑफ द कोल के कितने टाइप थे, देयर आर द 3 मेन टाइप्स. 3 तरह के कोयला हैं, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट. डिपेंडिंग ऑन द कार्बन कंटेंट, ये जो एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस और लिग्नाइट, इसके अलग अलग, इन तीनों तरह में अलग अलग प्रकार के मात्रा में कार्बन रहते हैं. पहला एंथ्रासाइट हम लोग पढ़ेंगे. दिस कोल इज द हार्डेस्ट एंड द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट अबाउट द 90 to 98%. ये कोयला जो होता है सबसे भी कड़ा होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा कार्बन रहता है 92 से 98% तक. इट बर्न्स विद अ क्लीन हॉट स्टेडी फ्लेम मेकिंग इट सुटेबल फॉर बीइंग द आइडियल हाउस होल्ड एंड द इंडस्ट्रियल फ्यूल. ये इतना अच्छा, ये अच्छी तरह से जलता है, इसमें फ्लेम निकलता है, फ्लेम मतलब लपक, जो आग जलती है, जो लौ निकलती है, लौ. तो ये खाने बनाने के लिए, ये सब आइडियल हाउस होल्ड का अच्छे से घर में के काम के लिए ज़रूरत होती है. और इंडस्ट्रियल फ्यूल और इंडस्ट्रीज यानी उद्योग में भी काम में आता है. इट इज़ मेनली यूज फॉर हीटिंग, ये गर्म करने के लिए मुख्यतः काम में लाया जाता है. दूसरा है बिट्यूमिनस. दिस कोल इज द 65% कार्बन, इसमें 65% कार्बन होता है. इट इज़ मेनली यूज फॉर द पावर जनरेशन. इसका मेन यूज पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए किया जाता है. एंड मैन्युफैक्चरिंग अदर फ्यूल कॉल्ड कोक. कोक नाम का एक फ्यूल है, एक ईंधन है, उसका भी उससे बनाया जाता है. मैन्युफैक्चरिंग माने बनाना, मेक, बनाना. नेक्स्ट लिग्नाइट. दिस कोल हैज़ द 35% करना, सबसे मतलब आप ये अगर कहें तो इसे घटिया किस्म का ये कोयला है जो लिग्नाइट, जिसमें 35% ही कार्बन होता है. सबसे अच्छा एंथ्रासाइट माना जाता है, जिसमें जितना कार्बन होगा वो कोयला उतना ही उच्च क्वालिटी का माना जाएगा. इट इज़ कंसिडर्ड द सॉफ्टेस्ट कोल एंड मेनली यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन. ये इसे माना जाता है कंसिडर्ड सबसे सॉफ्टेस्ट, बहुत ही मुलायम रहता है और ये पावर जनरेशन के लिए भी इसकी भी काम आता है. वाइल इट इज़ मोर कम्बस्टिबल दैन द पीट. जो पीट कोयला होता है इससे ज़्यादा कम्बस्टिबल यानी दहनशील होता है. इट इज स्टिल हैज़ मोर मॉइस्चर, और इसमें ज़्यादा नमी होती है. लेस कार्बन दैन अदर ग्रेड ऑफ द कोल, लेकिन दूसरे ग्रेड कोयले के ग्रेड से ये इसमें कम कार्बन पाया जाता है. Destructive distillation of the coal. Destructive distillation of the coal is carried out by heating and coal strongly to 1000 degrees centigrade in the absence of the air. Destructive distillation, डिस्टिलेशन मैंने साफ करना. कोयला जो होता है उसको हीट किया जाता है, कोयले को हीट करते हैं 1000 डिग्री, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट किया जाता है, जिसमें से हवा नहीं होती है.
Some of the product obtained from the destructive distillation of the coal are, और destructive distillation जो सफाई होती है उससे कुछ प्रोडक्ट, उससे हमें कुछ प्राप्त होता है, वस्तु है, वो कौन है? कोक है, कोल तार है, कोल गैस है। कोल तार का नाम आपने सुना होगा, जो काला काला होता है, सड़क पर बिछाया जाता है, वो कोल तार। फर्स्ट हम लोग कोक के बारे में पढ़ेंगे। इट इज ए टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस। ये बहुत ही टफ माने कड़ा होता है, पोरस खुरदुरा होता है और काले रंग का पदार्थ होता है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का एक बिल्कुल प्योर रूप है, शुद्ध रूप है, कंटेनिंग 90% ऑफ कार्बन। कोक में 90% कार्बन होता है। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेनी मेटल। एक्सट्रैक्शन माने निकालना। अब ये देखिए, कोल का प्रयोग मैन्युफैक्चरिंग माने बनाना, मैंने पहले भी बताया था, मेक। तो इस कोक को यूज़ किया जाता है स्टील को बनाने में। स्टेनलेस स्टील, आप जानते हैं ना स्टील क्या होता है? स्टील के बर्तन है, स्टील के बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं उसको बनाने में, और मेटल, बहुत सारी मेटल्स को निकालने में, धातुओं को निकालने में कोक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कोल तार। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद द अनप्लीजेंट स्मेल। ये काले रंग का होता है और बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा होता है, लिक्विड की तरह होता है, अनप्लीजेंट। इसकी जो स्मेल, बदबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इट इज कॉम्प्लेक्स लिक्विड मिक्सचर ऑफ द सेवरल कार्बन कंपाउंड्स। यह एक लिक्विड होता है, मिश्रण है, ये एक मिश्रण है, लिक्विड मिश्रण है। कई उसमें कार्बन के बहुत सारे तत्व इसमें मिले होते हैं। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द वेरियस सब्सटेंसेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। प्रोडक्ट जो होते हैं, इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, कोल तार से यूज़ होता है, उससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हम जो चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, यानी कि रोज़मर्रा के जीवन में, और साथ में ही इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। देखिए कैसे, क्या क्या यूज़ होता है। सिंथेटिक डाइज, डाइज माने रंग करना, कलर। ड्रग्स, दवाइयाँ। एक्सप्लोसिव, विस्फोटक, जो बॉम्ब में लगाया जाता है ना, विस्फोट होता है। और क्रैकर्स में एक्सप्लोसिव। परफ्यूम्स, सेंट, जिसको खुशबू जो छिड़कते हैं हम लोग। प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने में। पेंट, जो पेंट आप सब जानते हैं। फोटोग्राफिक मटेरियल, जो फोटोग्राफी करते हैं उसके भी चीज़ों को बनाने में, वस्तुओं को बनाने में इसका काम किया जाता है। एंड ऑल्सो रूफिंग मटेरियल, और मटेरियल माने किसी चीज़ को रूफिंग करने में कोल तार का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा सड़क पर कोल तार बिछाते हैं, काला काला कंक्रीट बिछा के कोल तार बिछा देते हैं तो ब्लैक रंग का स्मूथ हो जाती है सड़क। नेक्स्ट वन, कोल गैस। कोल गैस क्या है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस। कोल गैस जो होती है वो कई गैसों का मिश्रण है। इट वॉज अर्लियर यूज फॉर डोमेस्टिक कुकिंग एंड लाइटिंग। पहले तो इसको खाना पकाने के लिए, और डोमेस्टिक माने घर पे खाना पकाने के लिए, और लाइटनिंग प्रकाश के लिए किया जाता था। बट नॉट मच यूज नाउ। अब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ प्रेजेंटली यूज एज द फ्यूल इन सम इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। कोल प्रोसेसिंग माने कोयला के जो साफ सफाई प्रक्रिया के पास अगर कोई इंडस्ट्रीज है तो वो लोग इसे ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ अब नहीं है। यूजेस ऑफ द कोल, कोयले के उपयोग। कोल हैज़ ए इम्पोर्टेंट यूजेस वर्ल्ड वाइड, आप सभी जानते हैं। आप अगर इसको नहीं भी पढ़ेंगे, सबको अपनी नॉलेज है, सब बच्चे जानते हैं कि कोयले का यूज़ क्या होता है, कोयला कहाँ प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रीज में प्रयोग किया जाता है, मशीनों को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको मैंने अभी भी बताया कि पहले पुराने ज़माने में जो इंजन था वो भी कोयले से ही चलता था, भाप का इंजन। कोल की बहुत पूरे संसार में इसका उपयोग होता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूज इन द कोल आर इन द electricity generation, steel production, cement manufacturing and as a liquid fuel। कोयला जो सिग्निफिकेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज यूज जो है कोयले का, वो इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत होती है, बिजली का प्रोडक्शन, जनरेशन, विद्युत बनाना में,
स्टील की चीज़ें बनाने में, सीमेंट की फैक्ट्री में इसकी यूज़ होता है, और लिक्विड फ्यूल, और फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में तो हम लोग यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोल हैव अ डिफरेंट यूजेज। हर प्रकार का अलग अलग जो कोयला हम लोगों ने भी पढ़ा, उनकी अलग अलग यूजेज हैं, उनके उपयोग हैं। स्टीम कोल आर ऑल्सो नोन एज थर्मल। स्टीम कोल को थर्मल कोल कहा जाता है। इट इज़ मेनली यूज इन द पावर जनरेशन, जिसे बिजली बनाने में के उत्पन्न करने में इसका उपयोग होता है। कुकिंग कोल नोन एज द मेटलर्जिकल कोल। जो कुकिंग कोल है, जो हम लोग जिससे खाना पकाते हैं, वो अलग प्रकार का कोयला होता है, जिसे मेटलर्जिकल कोल कहते हैं। इज मेनली यूज इन स्टील प्रोडक्शन। स्टील बनाने में इसका उपयोग होता है। अदर इम्पॉर्टेंट यूजर, दूसरी प्रकार का जो कोल का यूज करते हैं इनको अल्मुनिया रिफाइनरी। अल्मुनिया रिफाइनरी, रिफाइनरी मैंने साफ करने का। पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर बनाने की इंडस्ट्री में। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल रसायन, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कोयले का उपयोग होता है। सेवरल केमिकल प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बाई प्रोडक्ट ऑफ द कोयल। बाई प्रोडक्ट माने कोयला जो साफ होता है, उसके बाद कोयले से और क्या चीज़ें बनती हैं, उसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं, और भी जो दूसरे उत्पाद बनते हैं। तो ये जो है, ये केमिकल प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, बहुत से रसायन बनाए जाते हैं। रिफाइंड कोल तार इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल। और जो कोल तार के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, उसको रिफाइंड माने साफ करके साफ किया जाता है। तो ये केमिकल रसायन बनने के लिए, जैसे कि क्रेस्टोट ऑयल, नेप्थोलीन, फेनॉल और बेंजीन बनाने में काम में आता है। देखिए फिनाइल, जो हम लोग फिनाइल कहते हैं, जो हम लोग डालते हैं अपने बाथरूम में और टॉयलेट में डालते हैं फिनाइल। और दूसरा देखिए नेप्थोलीन, आपने सबने, जिसको बहुत से लोग फिनाइल की गोली कहते हैं, गोल गोल होता है, हम लोग अपने सफ़ेद सफ़ेद रंग का होता है, अपने कपड़ों में डालते हैं, तो फिनाइल नेप्थोलीन, वो सब भी बनाया जाता है। अमोनिया गैस रिकवर्ड फ्रॉम द कोल ओवंस इन यूज टू मैन्युफैक्चरिंग द अमोनिया साल्ट। और अमोनिया गैस भी उससे मिलती है, कोक से। कोक ओवन, ओवन मतलब भट्टी, जो कोक की भट्टी होती है उससे अमोनिया गैस निकलता है, अमोनिया साल्ट बनता है, नाइट्रिक एसिड बनती है, एंड एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर बनता है, यानी कि उर्वरक, खाद। अमोनिया खाद का नाम सबने सुना होगा। नेक्स्ट, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और द मिनरल ऑयल इज फाउंड बीनीथ द लेयर ऑफ द रॉक। पेट्रोलियम जो होता है, और या उसे खनिज तेल कहते हैं, ये रॉक्स यानी पत्थरों के लेयर के बीच में पाया जाता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स द ऑयल। पेट्रोलियम का अर्थ है, पेट्रा का मतलब, ये लैटिन वर्ड है, पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल यानी तेल। इट इज़ ए फॉसिल फ्यूल। ये एक जीवाश्म ईंधन है, फाउंड फ्रॉम द एनिमल एंड द प्लांट मैटर इन द सीज एंड द ओशन। समुद्र और महासागर के अंदर रहने वाले फॉसिल फ्यूल से बनता है। और ये फॉसिल फ्यूल किससे बनता है? जानवर और जो प्लांट होते हैं, जो समुद्र के नीचे होते हैं, वो जब उसमें दब जाते हैं और बहुत सालों के बाद, हजारों लाखों सालों के बाद ये बनता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल, आपने सुना होगा, कच्चा तेल भी कहा जाता है। इट इज मिक्सचर ऑफ द वेरियस हाइड्रोकार्बन, ये कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। कार्बन मेड ओनली, कार्बन और कार्बन का अगर हम लोग बात करें, कंपाउंड जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। क्रूड ऑयल इज अ डार्क कलर्ड, थिक एंड फाउल स्मेलिंग इनफ्लेमेबल लिक्विड।
क्रूड ऑयल की बात हम लोग करें, कच्चा तेल जो होता है वो डार्क कलर का होता है, डार्क कलर का, काले रंग का होता है, थिक मतलब कि गाढ़ा होता है। फाउल स्मेलिंग, बहुत ही बदबू करता है, और इनफ्लेमेबल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शीघ्र जलने वाला, इनफ्लेमेबल शीघ्र जलने वाला लिक्विड है। दैट इज ए ग्रीजी टू टच, इसको ये तैलिया, इसको तो ग्रीस की तरह जैसे टच करने से तैलीय होता है। इनसॉल्युबल इन द वाटर, पानी में घुलता नहीं है। क्रूड ऑयल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्दर रिफाइंड टू गेट द वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट सच एज द पेट्रोल। क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है वो हमें प्राप्त होता है, जैसे हम ड्रिल करके निकाला जाता है, फिर उसको रिफाइंड करते हैं यानी कि साफ करते हैं। तो साफ करने जब रिफाइंड होता है तो वेरियस यानी विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल और गैस। दीज आर यूजेस टू रन, और इन सब चीज़ों का हम गाड़ियाँ, कारें चलती हैं, रन कार, ट्रक, एयरक्राफ्ट, शिप एंड अदर व्हीकल्स, जितने भी प्रकार की जो गाड़ियाँ हैं वो सब चलाने के लिए हम लोगों को पेट्रोल, डीजल की, केरोसिन की आवश्यकता होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम वाज फाउंड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सीज एंड ओशंस। पेट्रोलियम समुद्र और सागर और महासागर के नीचे रहने वाले जितने भी जीवाश्म होते हैं, जीव उससे बनता है, उनसे जीवों से बनता है। These organisms died, their bodies settled in the bottom of the sea and got covered with the layer of the sand, mud, silt and clay. ये जब ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु जब ये मर जाते हैं तो इनकी बॉडी, इनके सारे की जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो समुद्र के नीचे दब जाता है, और उसके बाद उस पर लेयर बनते जाते हैं, बालू है, मिट्टी है, सिल्ट मतलब महीन बालू, बालू से ये ढक जाता है। ओवर द मिलियन ऑफ द ईयर, बहुत लाखों सालों के बाद, एब्सेंस ऑफ द एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म टू द क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और जब इसके नीचे जब वो दब जाते हैं तो वहाँ पे हवा नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव पड़ता है, तो ये जो जीव होते हैं, ये मरे हुए जीव क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में बदल जाते हैं। ट्रांसफॉर्म माने बदल जाना। क्रूड ऑयल इज ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल रिजर्वर फ्रॉम वेयर इट इज एक्सट्रैक्टेड। ये जो क्रूड ऑयल है ये क्या होता है, धरती के लेयर के बीच में, धरती जो अर्थ क्रस्ट है उसकी परतों के बीच में आ जाता है तेल के रूप में, ठीक है। वो तेल ऑयल रिजर्वर है, रिजर्वर मतलब बहुत बड़ा भंडार, तेल का भंडार है जहाँ से एक्सट्रैक्टेड निकाला जाता है। एक्सट्रैक्टेड मीन्स निकालना। एक्सट्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है? टू एक्सट्रैक्ट द पेट्रोलियम सर्वे इज कैरिड आउट टू लोकेट द ऑयल रिजर्वर अंडर द वाटर। अब क्या करते हैं, जब पेट्रोल निकालना है कैसे निकालेंगे, पहले एक सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण साइंटिस्ट होते हैं, वो जो जियोलॉजिकल जो होते हैं वो लोग सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण करके वो पता लगाते हैं कि कोयला कहाँ है पानी के नीचे। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट। उसके बाद उनको पता चल जाता है, साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि समुद्र के बीच में इस जगह पर तेल है, तो वहाँ पे ड्रिलिंग की जाती है, यानी कि एक ड्रिलिंग मशीन होती है, पूरा वहाँ पे सेटअप वो लोग अपना लगा देते हैं। उसे ड्रिल मतलब कि नीचे नीचे वो खोदता हुआ चला जाता है। When the well oil reaches the petroleum deposit, natural gas comes out the first with the high pressure. अब जब ऑयल का कुआं, तेल का कुआं कहा जाता है, तेल का कुआं में जब ये ड्रिलिंग हो जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल गैस, जिसके अंदर गैस भरी रहती है, वो बहुत तेजी से, हाई प्रेशर, बहुत तेजी से निकलता है। आफ्टर विच उसके बाद पेट्रोलियम बाहर निकलता है, वो अपने आप निकल जाता है, वो प्रेशर से निकलता है। आप ये समझिए कि जब ड्रिलिंग हो गई तो अंदर तो पूरा गर्मी है, अंदर भाप है, उसको पुश करता है, पुश करके पूरी तरह से पहले नेचुरल गैस निकल आएगी, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये पेट्रोलियम अपने आप बाहर निकलता है। एज द प्रेशर डिक्रीजेज, धीरे धीरे जब प्रेशर कम हो जाता है, ऑयल हैज बीन पंप्ड आउट ऑफ द ऑयल। अब जब अपने आप निकल गया पूरे प्रेशर के साथ, फिर प्रेशर कम हो गया, फिर उसको निकाला जाता, पंप किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, द पेट्रोलियम दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल वेल्स कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। अब जो पेट्रोलियम निकाला, जो धरती के नीचे से पेट्रोल निकालना, अब ये नहीं कि उसको डायरेक्ट अब यूज़ करने लगे, वो पेट्रोलियम निकाल दिया तो उसको यूज़ कर रहे हैं, नो।
इन दिस फॉर्म पेट्रोलियम इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द सेवरल हाइड्रोकार्बन। अब ये जो पेट्रोलियम निकलता है वो बहुत बड़ा मिक्सचर, कई चीज़ों का मिश्रण होता है, कई हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। देखिए आपने लुब्रिकेटिंग ऑयल का देखा होगा, सब दुकानों पे पाया जाता है, जिससे गाड़ियों की पार्ट्स में लगाते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिससे कि वो स्मूथली रन करे। वैक्स विच हैज़ बिन वैक्स, जिसको मोम कहते हैं, वो उसका अलग वैक्स होता है। विच हैव बिन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर वो उबलता है। इट इज हैज़ ए अनप्लेजेंट स्मेल, इसकी बदबू होती है। इट हैज़ ए फर्स्ट सेपरेटेड इनटू द यूजफुल कंस्टिट्यूएंट, पहले तो इनको अलग किया जाता है। यूजफुल मतलब कि उपयोगी, उपयोग करने के लिए इसे उपयोगी अलग अलग किया जाते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इनटू द यूजेबल कंपोनेंट इज नोन एज द रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। अब ये जो प्रोसेस होता है, जो इस प्रक्रिया के द्वारा इसको सेपरेट, क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को अलग अलग किया जाता है। यूजेबल कंपोनेंट, तो और इससे यूजेबल कंपोनेंट निकलता, मीन्स जो निकलता क्या है, उपयोगी चीज़ें, वस्तुएं, पदार्थ निकलती हैं, उसे हम लोग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। एंड द सेवरल कंपोनेंट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, और जो बहुत सारी चीज़ें, जो वस्तु प्राप्त होती है, उसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। दिस इज डन इन द ऑयल रिफाइनरी, ये ऑयल रिफाइनरीज में किया जाता है, माने तेल साफ करने का, रिफाइनरी माने साफ करने की फैक्ट्रीज। हमारे आप लोग शायद जानते होंगे कि ये ऑयल रिफाइनरी सबसे प्रसिद्ध हम लोग के उत्तर प्रदेश में मथुरा शहर में है। पेट्रोलियम इज हीटेड अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इंट्रोड्यूस इन द फ्रैक्शनल column which is a tall cylindrical structure fitted in with the horizontal trays। अब ये वाला देखिए फ्रैक्शनल, ये जो है फ्रैक्शनल कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें पेट्रोलियम को डाल के 400 डिग्री पर हीट किया जाता है, और उसमें अलग अलग हॉरिजॉन्टल मतलब चौकोर, नीचे आड़े तिरछे ट्रे रखे रहते हैं। एज द वेपर ऑफ द पेट्रोलियम राइजेस द फ्रैक्शनल कॉलम, जब इसका वेपर माने भाप निकलता है पेट्रोलियम का गर्म होके तो ऊपर जाता है। दे कूल, वे ठंडे होते हैं। कंडेंस एट द हाई डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट पर ये ठंडे होते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। गेट कलेक्टेड इन द डिफरेंट ट्रे, उसके बाद जो अलग अलग ट्रे है, ये इसमें देखिए, ये वहाँ एक ट्रे देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये देखिए कैरोसिन का ट्रे है, ये हैवी ऑयल का ट्रे है, ये सारी ट्रेस लगी रहती है। द हाइड्रोकार्बन विद द 1 to 4 कार्बन एटम, जिसमें 1 से 4 कार्बन एटम होते हैं, विच आर गैसेज, जो गैस कहे जाते हैं, डू नॉट कंडेंस, ये ठंडे नहीं होते, एस्केप फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम, और वो गैस ठंडे नहीं होते, वो निकल जाते हैं ऊपर से। ये देखिए पेट्रोलियम गैस जो है ये निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज सो कॉल्ड, इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन इज शोन इन द गिवन फिगर। इस देखिए ये फिगर में आप देखिए कैसे इसको गर्म किया जाता है। ये रेसिड्यू माने जो बचा हुआ रेसिड्यू माने बचा हुआ है। फर्नेस है, फर्नेस का मतलब भट्टी जो गर्म हो रही है, पेट्रोलियम इसमें डाला गया। देखिए हैवी ऑयल यहाँ निकलता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, फिर लाइट ऑयल, हल्के ऑयल निकलते हैं, यहाँ से गैसोलीन और नेफ्था निकल रहा है, और सबसे ऊपर जो पेट्रोलियम गैस होती है वो बाहर निकल आती है। नेचुरल गैस इज अनदर फॉसिल फ्यूल फाउंड अलोंग द विद द पेट्रोलियम। नेचुरल गैस जो मिलता है, ये भी फॉसिल फ्यूल है, ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन इज सिमिलर दैट ऑफ द पेट्रोलियम, इसका बनने का प्रोसेस बिल्कुल पेट्रोलियम की तरह ही है। नेचुरल गैस इज मेनली मेड ऑफ मीथेन से बनाया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ दूसरे हाइड्रोकार्बन। ये जो है नेचुरल गैस मीथेन और हाइड्रोकार्बन से बनता है। व्हेन ऑयल वेल इज ड्रिल्ड, जब तेल का कुआं खोदा जाता है, नेचुरल गैस का आउट थ्रू द रॉक फर्स्ट विद द ग्रेट प्रेशर। अभी आपको बताया जब तेल का कुआं खोदा जाता है तो सबसे पहले नेचुरल गैस ही निकलती है बहुत ज़्यादा प्रेशर से। नेचुरल गैस इज द चीफेस्ट, सबसे ज़्यादा सस्ती गैसेज फ्यूल है, गैस के रूप में ये ईंधन होता है। इट इज सर्व्ड एज ए रॉ मटेरियल और द मैन्युफैक्चरिंग मेनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, और यही यूज़ किया जाता है बनाने में। मैन्युफैक्चरिंग, फिर बता रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग माने बनाना। मेनी केमिकल, केमिकल का मतलब
रसायन और उर्वरक बनाने के काम में आता है। नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड अंडर द हाई प्रेशर टू फॉर्म सीएनजी। आपने सीएनजी का नाम सुना होगा, जिससे गाड़ियां चलती हैं, जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको कंप्रेस मतलब बहुत सारा गैस को एकदम बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है, दबाव डाल के एकदम उसको छोटे से बड़े सादा गैस को छोटे से स्थान पर किया जाता है, विच इज़ यूज्ड एज ए आइडियल। ये बहुत ही आदर्श ऑटोमोबाइल फ्यूल है इंस्टेड ऑफ दी पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल के बावजूद उससे अच्छा है ये। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, इससे धुआं नहीं निकलता है। देयर फॉर हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन अगर धुआं नहीं निकलता है, गाड़ियों में लगा रहता है, तो ये पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण नहीं करता है। नेचुरल गैस इज नो स्टोरेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और इसको नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है कि कहीं पे इसको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द नेटवर्क ऑफ द पाइप, वो पाइप के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान को ये डिस्ट्रीब्यूट यानी कि भेजा जाता है, बांटा जाता है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर वर्मिंग, और वो जलाने के काम में आता है। इन इंडिया नेचुरल गैस विल हैव रिजर्व्स। देखिए नेचुरल गैस के रिजर्व कहाँ कहाँ हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। यूजेस ऑफ द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो होता है उसके क्या उपयोग हैं? सीएनजी इज यूज्ड जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सीएनजी का प्रयोग किया जाता है विद्युत बनाने में, बिजली बनाने में। सीएनजी इज ऑल्सो बीन यूज एज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ, सारी गाड़ियों के लिए नॉन पॉल्यूटिंग यानी कि धुआं या स्मोक नहीं बनाता है, प्रदूषण मुक्त है। नेचुरल गैस इज यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ द केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। नेचुरल गैस को बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रसायन और उर्वरक बनाने के लिए। नेचुरल गैस इज यूज टू प्रोड्यूस हीट फॉर बिल्डिंग के हीट के लिए, जो गर्म करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। हॉट वाटर इन फैक्ट्रीज, गर्म पानी फैक्ट्रीज की गर्म पानी के लिए ज़रूरत पड़ती। एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, और कारखाने की बहुत सारी प्रक्रियाओं में नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। नेचुरल गैस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया। अमोनिया आपने देखा सुना होगा, अमोनिया एक फर्टिलाइज़र होता है। और हाइड्रोजन गैस का भी नाम सबने सुना है, इसका भी प्रोडक्शन करते हैं यानी उत्पादन। नेचुरल गैस इज यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, अदर प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग बनाना, स्टील, ग्लास यानी शीशा, प्लास्टिक और दूसरे प्रोडक्ट बनाने में नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। 99% of all the plastics are derived from the oil and the natural gas। 99% प्लास्टिक, जो हम लोग प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं, आजकल तो प्लास्टिक हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग ही बनकर रह गया है। हर चीज़ में हम लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। ये डिराइव माने पाया जाता है कहाँ से? ऑयल एंड नेचुरल गैस से। करंटली मोस्ट ऑफ देम आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द नेफ्था फीडस्टॉक which itself is the product of the oil refinery process। करंटली माने अभी, एट प्रेजेंट जो है बहुत सारे इसी चीज़ के प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं नेफ्था के प्रयोग से, नेफ्था फीडस्टॉक से, जो अपने आप में एक प्रोडक्ट है। ऑयल रिफाइनरी प्रोसेस में जब तेल को साफ करते हैं उसमें नेफ्था भी पाया जाता है, आपको मैंने अभी बताया था। वाइल ट्रांसफॉर्मिंग the crude oil into the motor fuels, refinery also produce a wide variety of the other product। जब ट्रांसफॉर्मर ने रूप बदलना, जब क्रूड ऑयल कच्चे तेल को साफ करते हैं तो मोटर का जो फ्यूल बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है, ईंधन बनाया जाता है, तो रिफाइनरी में बहुत सारी वैरायटी, वाइड वैरायटी माने बहुत बड़ा रेंज प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। रेंजिंग फ्रॉम माने शुरुआत कहाँ से होती है? लाइट गैस सच एज ब्यूटेन, प्रोपेन एंड हैवियर और टू हैवियर सब्सटेंस। लाइट से मतलब गैस तो लाइट होती है और हैवी सब्सटेंस भी पदार्थ भी बनाए जाते हैं। वन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज नेफ्था, दूसरा एक प्रोडक्ट उसमें नेफ्था कहलाता है, विच इज हैवियर देन पेट्रोल, जो पेट्रोल से भारी है। इन द पेट्रोकेमिकल प्लांट सो कॉल्ड द मोनोमर्स देन कलेक्टेड टू फॉर्म द ह्यूज मॉलिक्यूल कंटेनिंग द थाउजेंड्स ऑफ द कार्बन एटम।
जो पेट्रोकेमिकल के जो प्लांट होते हैं इसमें मोनोमर होता है। मोनोमर को कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे ह्यूज मॉलिक्यूल अणु जो होते हैं वो कार्बन एटम इकट्ठे होते हैं जिसमें कार्बन के एटम होते हैं। दे आर कॉल्ड पॉलीमोर्स, इसको पॉलीमोर कहते हैं। पॉलीमर्स दे कैन बी प्रोड्यूस इन द वेराइटी ऑफ द फॉर्म। ये जो पॉलीमर हैं वो कई रूप में बनाए जाते हैं, जैसे पाउडर के रूप में, ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे एकदम कंकड़ जो होते हैं उसको ग्रैन्यूल्स कहते हैं। पेस्ट के रूप में भी बनाते हैं और लिक्विड के रूप में। These polymers are later transformed into the plastic, और इसी पॉलीमर को प्लास्टिक के में भी बनाया जाता है। इसी पॉलीमर से प्लास्टिक भी बनाया जाता है। Item using different processes such as the extrusion, rotomolding and blow molding। तो ये जो प्लास्टिक है वो उसको बनाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है एक्सट्रूशन, रोटोमोल्टिंग एंड ब्लो मोल्टिंग। कंजर्वेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल एंड एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना। हम लोगों को फॉसिल फ्यूल का संरक्षण करने की भी जरूरत होती है। फॉसिल फ्यूल आर द नेचुरल सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट लिव्स मिलियन ऑफ द ईयर्स एगो। बहुत फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है? समुद्र के नीचे जो जानवर और पेड़ पौधे दब जाते हैं बहुत ज़्यादा दिनों तक, लाखों सालों के बाद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पड़ने के बाद ये फ्यूल में बदल जाते हैं। द फ्यूल आर बरीड डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के बहुत नीचे ये पाया जाता है और दबा होता है। बाद में मनुष्य इसका उपयोग करता है पावर यानी शक्ति या ऊर्जा के लिए। When these fuels are used up, अगर ये फ्यूल ये सारे ईंधन खत्म हो जाएंगे, they cannot be replaced easily, फिर इसे बनाया नहीं जा सकता आसानी से। Using them carelessly will not only the cause of the pollution। ये हम लोग जो बहुत ही बिना केयर किए बड़े बेफिक्र से होकर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारे पॉल्यूशन भी हो रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है। न केवल प्रदूषण हो रहा है बट विल ऑल्सो लीड टू द डिप्लेशन ऑफ द रिजर्व। डिप्लेशन माने कमी, बल्कि हमारे भंडार, रिजर्व माने भंडार में भी कमी आ रही है एट अ फास्टर रेट, बहुत ज़्यादा रफ्तार से। कंजर्वेशन ऑफ द फ्यूल विल रिजल्ट इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। इसलिए कंजर्वेशन यानी उसके फ्यूल के संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसको बचा के रखने की आवश्यकता होती है जिससे कि हम लोग इसे लंबे समय तक यूज कर सकें। इन एडिशन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द एनर्जी सच एज द सोलर एनर्जी, विंड एंड द टाइडल एनर्जी शुड बी यूज्ड एवरीवेयर पॉसिबल, वेयर एवर पॉसिबल। इसके अलावे इन एडिशन इसके अलावे अल्टरनेटिव माने विकल्प इसका ढूंढा है। इसका विकल्प क्या है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, जिसको भी यूज करना चाहिए जहां भी जरूरत हो, जहां आसानी से उपलब्ध हो। इन वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द कंजर्वेशन। तो हम लोग कर क्या सकते हैं इसके लिए? क्या कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान। हमारा क्या योगदान है कि हम अपने इस फॉसिल फ्यूल को बचा के रखें। फर्स्ट, टर्निंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड द इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट व्हेन नॉट इन यूज टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन। टर्निंग ऑफ जितने भी इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं, लाइट है, पंखा है, गीज़र है या फ्रिज है, जितने भी हैं उसके तुरंत स्विच ऑफ कर दें। जब तो इससे क्या होगा? जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको बंद कर देंगे तो हमारी एनर्जी कम खत्म होगी। रिप्लेस द इंडेसेंटेड लाइट बल्ब्स एंड द कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प जो CFL होता है फॉर द लास्ट लॉन्गर एंड कंज्यूम द लेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनकैंडेसेंट लाइट जो होता है, जो बहुत ज़्यादा चमकने वाले जो बल्ब होते हैं उसको रिप्लेस कर दीजिए, उसकी जगह पे लगाइए कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL की लगाइए। तो इससे क्या होता है? ज़्यादा दिन तक ये चलता है और इससे बिजली कम खर्च होती है। अभी देखिए सब जगह CFL ही लगने लगे हैं। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रेवलिंग एज में कंज्यूम द लेस एनर्जी एज पर हेड देन द इंडिविजुअल व्हीकल। अपनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, स्कूटर ना यूज़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जो सरकार की तरफ से गाड़ियाँ चलती हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चलता है उस पर सवारी करें। तो इससे क्या होगा कि ट्रैवलिंग करने से क्या होगा? एनर्जी कम खर्च होगी।
कवर द वेसल विद द कुकिंग राइस, पल्सेस, वेजिटेबल, मीट टू प्रिवेंट द हीट लॉस। अब देखिए किचन की बात आ गई। जब हम लोग खाना बनाते हैं, मीट पकाते हैं, चावल दाल सब्जियां जब पकाते हैं तो उसको ढक देते हैं। वेसल, वेसल मैंने बर्तन को ढक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हीट जो है उसी के अंदर बंद रहता है, भाप निकल नहीं पाता, तो जल्दी बनता है। वंस द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग रिड्यूस द फ्लेम। और उसके बाद क्या होता है, जब पानी खौलने लगे तो उसको गैस को कम कर देना चाहिए, तो धीरे धीरे वो आसानी से पक जाएगा। Harnessing solar energy for the domestic use like the cooking, heating water and the lighting save fuel. Harnessing solar energy मतलब सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, पकड़ लेना, सोलर एनर्जी को बनाना। सूर्य की ऊर्जा से डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक माने घर का काम के लिए हम लोग कुकिंग, खाना पकाना, पानी गर्म करना, घर की लाइटें जलाना, हम लोग अगर सोलर एनर्जी से करें तो दूसरा जो फ्यूल है वो बचा सकते हैं। टर्निंग ऑफ द इंजन ऑफ द कार वाइल वेटिंग फॉर समवन और फॉर्म ग्रीन सिग्नल। अब ग्रीन सिग्नल, सड़क पर ग्रीन सिग्नल है तब भी गाड़ी का इंजन चल रहा है, उस समय गाड़ी का इंजन बंद कर दें। उसके बाद और किसी का वेट कर रहे हैं तो बंद कर दें, तो तेल कम जलेगा। यूज ऑफ द रूम कूलर एंड हीटर ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नीडेड। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी रूम का कूलर जलाइए या पंखा जलाइए, कूलर जलाइए और हीटर तभी यूज़ करें। टेकिंग ए वॉक और द साइकिलिंग फॉर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंसेज। अगर छोटा सा डिस्टेंस बनाना है, स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ी दूर तक जाना है, या तो पैदल चल के जाइए या अपने साइकिल से जाइए। Reducing cooking time for soaking pulses in the water for the same time in the cooking. खाना बनाने के पहले दाल को भिगो के रखें, तो इससे क्या होगा, दाल जल्दी पक जाएगी। यूजिंग इफिशियंट स्मोकलेस चूल्हा, स्मोकलेस चूल्हा के प्रयोग करें घर पे, इंस्टेड ऑफ द कैरोसिन, कोल और वुड फॉर कुकिंग। इसके बदले घर में स्मोकलेस, जिसमें धुआं नहीं निकलता, उस चूल्हे का प्रयोग करें। और कैरोसिन है, कोयला है और वुड है, इसको न जलाएं खाना पकाने के लिए। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल हार्मफुल मतलब कि नुकसानदेह असर जो होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। एक्सेसिव माने बहुत ज़्यादा, अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल का प्रयोग करें। डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द कॉन्सिक्वेंट राइज इन द एनर्जी कंजप्शन हैव अफेक्टेड द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी तकनीकी में विकास हुआ है, कॉन्सिक्वेंट इसके फलस्वरूप की एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ा है। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तकनीक नई तकनीकें आ गई हैं, वैसे ही हम लोगों ने कंजम्पशन करना, एनर्जी का कंजम्पशन करना यानी उपभोग करना शुरू कर दिया है, इसके फलस्वरूप हो गया है। अफेक्टेड द इन्वायरमेंट, इससे क्या हुआ, हमारा पर्यावरण भी अफेक्टेड हुआ यानी प्रभावित हुआ है। Burning of the fossil fuel has resulted the release of the pollutant like the carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide। देखिए बर्निंग ऑफ दी फॉसिल फ्यूल, पहले इसको समझिए। फॉसिल फ्यूल जो जलता है तो इससे क्या होता है, रिलीज पॉल्यूटेंट मैंने प्रदूषण करने वाली चीजें निकलती हैं। कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, लेड, रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड डस्ट। लेड जैसे उसको शीशा को कहते हैं, ये तो सारे गैसेस थे। रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये रेडियोधर्मी जो कुछ चीज़ें होती हैं, और डस्ट बालू, धूल। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन गिव राइज टू द एसिड रेन, देयर बाय डैमेज द सॉइल एंड द एक्वाटिक लाइफ। एसिड रेन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड से एसिड रेन हो जाता है। एसिड रेन होने से क्या होता है कि सॉइल, मिट्टी को खराब कर देता है, फसलों को खराब कर देता है। एक्वाटिक लाइफ, पानी में रहने वाले जानवर भी प्रभावित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज द एटमॉस्फेयर, ट्रैप द हीट एंड रीचेस द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलता है, एटमॉस्फेयर में निकलता है, ट्रैप जो हीट को पकड़ लेगा, हीट पकड़ के वो रीचेस द अर्थ पर पहुंच जाता है। दिस इज नोन एज, इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। Unnecessary carbon dioxide emission will result in trapping of the more heat than desired, leading to the global warming। अब देखिए unnecessary माने जरूरत से ज्यादा, कोई जरूरत नहीं है उसकी। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन माने निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है जिससे कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, डिजायर्ड। और जो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा वातावरण में उतनी ज़्यादा हीट होगा, और उससे
क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग सुन रहे हैं ये वर्ड ग्लोबल वार्मिंग, पूरे संसार में ये जो गर्मी बढ़ रही है। इट लीड टू द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप। पोल में जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, जहाँ पे पूरा आइस भरा हुआ है, वो जो आइस है कॉजिंग, वो पिघलने लगेगा, मेल्टिंग, पिघलने लगेगा। तो ओशन लेवल टू राइज, पानी पिघल के कहाँ जाएगा? समुद्र में। समुद्र क्या, जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। यूज ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड डिओड्रेंट विच एमिट द CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैन अफेक्ट द ओजोन लेयर। हम लोग जो बहुत ज़्यादा AC का प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, इमिट माने निकलना, इमिट मीन्स निकलना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें से निकलता है, जिससे ओजोन लेयर, हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन लेयर है, वो प्रभावित होता है। विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो सूर्य के किरणें निकलती हैं उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, तो हमारा जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोक देता है और हमें उससे बचाता है, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है, वो बहुत ही हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो अगर हम लोगों के इसी क्रियाकलाप से ओजोन लेयर खराब हो जाएगा, ओजोन लेयर अगर डैमेज हो जाएगा, तो उससे हम लोगों को अल्ट्रावायलेट रेज से हम लोगों को परेशानी होने लगेगी। ये हम जितने भी मनुष्य हैं और जितने भी जानवर हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसके लिए ये खतरे का कारण है। MCQs. Fuel is a substance that react with oxygen. Coal is a solid fuel which is black in color, hard like a stone. Anthracite coal is hardest and the highest carbon content of 92 to 98%. Lignite is considered the softest and mainly used for the power generation. Coal gas is a mixture of the hydrogen, methane, carbon monoxide and other gases. Petroleum was formed from the organisms living in the seas and oceans. CNG is also used for non-polluting fuel for vehicles. Now there is a fill in the blanks. The sun and the wind are some of the inexhaustible resources. CNG is also used for non-polluting fuel for vehicles. Coal, petroleum, natural gas are the example of the fossil fuel. Bituminous considered as the softest and coal and the mainly used for power generation. Coal tar is black, thick liquid with the unpleasant smell. Petroleum is obtained by drilling holes in the earth crust. Natural gas is used in the production of the ammonia and hydrogen. True, false? A fuel is a substance that reacts with the oxygen and burn to release energy. True. Petroleum is solid fuel which is black in color, hard like stone. False. New plant grew up to take their places. When these died, more plant grew. Lignite coal is hardest coal and has the highest carbon content of 92-98%. False. Petroleum or mineral oil is found beneath the layer of the rocks. True. Petroleum was formed from the organism living on the earth crust. False. CNG is also being used as a non-polluting fuel for vehicles. True. Match the column. Fossil fuel, coal, petroleum, natural gas. Anthracite coal, highest carbon content of 92 to 98%. Lignite coal, mainly used for power generation. Coal tar, thick liquid with the unpleasant smell. Coal gas, used for domestic cooking and lighting. Petroleum, mixture of the various hydrocarbons. Natural gas, mainly made of methane. Now there is a question answer. What are the natural resources? Natural resources is an important feature of the earth that allows the existence of the life and satisfy the needs of all living organisms. Example, air, water, soil and minerals. Next, mention the type of the natural resources with example. The types of the natural resources are renewable resources and non-renewable resources. Renewable natural resources is water, air, soil and mineral.
Non-renewable natural resources are coal, natural gas, and petroleum. What are the advantages of using the natural gas as fuel? Natural gas does not produce smoke and therefore help in reducing the pollution. It has no storage to transportation problem as it can be distributed through a network of pipes. What do you understand by the fossil fuel? Fossil fuel are the natural resources of the energy formed from the remains of decomposed plant and animals that lived millions of the years ago. Coal, petroleum, natural gas are the example of the fossil fuel. Write short note on the fuel. Most of the substances used for the burning are called fuel. It reacts with the oxygen and burns to release energy. Some of the commonly fuels are wood, coal, dung cake, kerosene, LPG, petrol and diesel. What is carbonization? Coal mainly contains the carbon and the slow process of the conversion of the coal wood into coal is called carbonization. When heated in the air, coal burns and produces carbon dioxide gas with the heat energy. What is the main purpose of the petroleum refining? Petroleum which is extracted from the oil wells cannot be used directly, so refining of the petroleum is needed so that it can be used for different purposes. Mention the formation of the petroleum. Living organisms die and their bodies settled at the bottom of the sea. They covered with the layers of the sand and mud. In the absence of the air, high temperature and the high pressure transformed the dead organism into petroleum. Write short note on the petrochemicals. Crude oil is refined and we get the chemical from the petroleum and natural gas. It is called the petrochemicals. Refineries produce a wide variety of the other products ranging from the light gases to heavier substances. How is destructive distillation of the coal carried out? Destructive distillation of the coal is carried out by heating the coal strongly to 1000 degrees centigrade. In the absence of the air, some of the products obtained are coke, coal and coal gas. Describe the process of the formation of the coal. Coal was formed millions of the years ago. Plants and the trees grew and died and fell into the swamp water. After the million of the years, many layers had been formed. Heat and pressure produced the chemical and the physical changes. Rich carbon deposit. With the passage of the time, these plants convert into coal. Describe the three types of the coal in the nature. Three types of the coals are the anthracite. This coal is the hardest and has highest carbon content, around the 90 to 98%. It is an industrial fuel. Bituminous. This coal has a 65% carbon. It is used for the power generation. Third is lignite. It has a 35% carbon and it is the softest coal, mainly used for the power generation. It has more moisture and less carbon. Next, explain more coal product obtained from the destructive distillation and their uses. Coal, coal tar, coal gas are obtained from the destructive distillation of the coal. Coke is used in the manufacturing of the steel. Product obtained from the coal tar are used in the industries like the synthetic bag, synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, paints and plastics. Describe fractional distillation in the process of the refining petroleum. In the refining petroleum, it is heated to the 400 degrees centigrade in the fractionating column, which is the fitted with the horizontal trays. As a vapor of the petroleum rises, they cool and condense at the different height, depending on their boiling point, and get collected in the different trays. The hydrocarbons which are
which are gases escape from the top of the column. This process is called the fractional distillation. There is a diagram. You have to make the diagram on the 61 number page in the book. Please see from there and make a diagram of it. Question: natural gas is another fossil fuel. Explain it. Natural gas is the cheapest gaseous fuel. It is mainly made of the methane and the hydrocarbon. When oil wells are drilled, natural gas comes out through the rock first with the great pressure. It is found along with the petroleum. How is petroleum extracted from the earth crust? Petroleum is obtained by the drilling holes into the earth crust. When an oil well reaches the petroleum deposit, natural gas comes out first with the high pressure, after which petroleum comes out by itself. As the pressure decreases, the oil has to be pumped out of the oil well. Question number 7. Why is conservation of the fossil fuel essential? Conservation of the fossil fuel is essential because they are non-renewable resources. Fossil fuel are limited, and if they are exhausted, we can make it for future use. We must save fuel for our future generation. We need to conserve fossil fuel to create a better environment. Fossil fuels are limited, and if they are exhausted, अगर ये खत्म हो जाते हैं, we cannot make it for further use. We must save fuel for our future generation. We need to conserve the fossil fuel to create a better environment. Write any 5 ways you can do in the help of preventing the energy crisis. We can do the following ways in preventing the energy crisis: turning off the electrical appliances, electronic equipment when not in use. Use the public transport system for traveling. Cover vessel while cooking rice, pulses, vegetables. When it is absolutely needed, use the room cooler and the heater. Harnessing solar energy for the domestic uses like cooking and heating water. These are all about the question and answers. You have to write down from the PDF, which will send with the video, and write all the exercises in your book. Thank you, students.